हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग जैसा कि प्रतिदिन देखते हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे व्याख्या के साथ, और पहले के कुछ प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में रिवाइज करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका जवाब आप कमेंट में देकर बता सकते हैं, और इसका उत्तर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे डिटेल में। और सेशन के अंत में झारखंड के स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को भी व्याख्या के साथ देखेंगे। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में अवेलेबल करा दूंगा और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। जैसा कि हम लोग हर दिन कहते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, आज भी शुरू करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, किस जिले के हॉकी टर्फ मैदान को FIH फील्ड सर्टिफिकेट हासिल हुआ है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी चतरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खूंटी। खूंटी के हॉकी टर्फ मैदान को जिसे हाल ही में निर्मित किया गया है उसे FIH फील्ड सर्टिफिकेट यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान माना गया है हॉकी के लिए। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। बता दें दोस्तों, खूंटी में बिरसा कॉलेज है जहां पे हॉकी टर्फ का निर्माण किया गया है और इसे FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फील्ड सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेशन प्रमाणन मिला है, और यह अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान हो गया है हॉकी के लिए। इस मैदान पर बिछाए गए ब्लू एस्ट्रोटर्फ को वियतनाम से मंगाया गया है, जिस पे 8 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपको बता दें कि इस मैदान में हॉकी हॉस्टल के साथ साथ गैलरी बनाई गई है और इसमें 4 हाई मस्ट लाइट भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ फ्लड लाइट मैच का आयोजन किया जा सके। अतः अब यहाँ पर फ्लड लाइट मैच का भी आयोजन किया जा सकेगा और रात में हॉकी खेला जा सकेगा। आपको बता दें कि खूंटी और सिमडेगा झारखंड का ऐसा 2 ज़िला है जहाँ से हॉकी के बड़े बड़े प्लेयर निकलते रहे हैं। और अगर खूंटी की अभी बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा भी खूंटी के रहे हैं, मनोहर टोपनो और निक्की प्रधान, ये तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी रहे हैं और इन तीनों ने ओलंपियन रही है और तीनों भारत के लिए ओलंपिक में खेल चुके हैं और पदक भी दिला चुके हैं। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं सेशन के नए प्रश्नों को जो झारखंड के करंट अफेयर से रिलेटेड है। और इसमें पहला प्रश्न है, डुमरी विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत हासिल की है? ऑप्शन ए यशोदा देवी, ऑप्शन बी बेबी देवी, ऑप्शन सी सुनीता देवी अथवा ऑप्शन डी शिल्पी नेहा तिर्की। दोस्तों इसका सही उत्तर है बेबी देवी, जो कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव हुआ है उसमें जीत दर्ज करने में सफल रही है। आइए डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री और टाइगर के नाम से मशहूर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी और JMM की प्रत्याशी बेबी देवी डुमरी विधानसभा चुनाव में 17,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करने में सफल रही है और बेबी देवी ने आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को यहाँ पर डुमरी विधानसभा उपचुनाव में हराया है। आपको बता दें कि 2019 में जो विधानसभा चुनाव कराए गए थे उसके बाद से अलग अलग कारणों से 6 बार झारखंड में विधानसभा उपचुनाव भी कराए गए हैं, जिसमें दुमका उपचुनाव हुआ था जिसमें बसंत सोरेन JMM के विजयी हुए थे। मधुपुर उपचुनाव में हाफिज हसन अंसारी जो JMM के थे विजयी हुए थे। डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी सफल रही है, ये भी JMM की है। मांडर उपचुनाव भी हुआ था जिसमें नेहा तिर्की यानी शिल्पी नेहा तिर्की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी जो विधायक बनी थी। और बेरमो उपचुनाव हुआ था, कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह विजयी हुए थे और ये भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इसके अलावा रामगढ़ का उपचुनाव हुआ था जिसमें आजसू के यानी NDA के प्रत्याशी सुनीता देवी जीत हासिल करने में सफल रही थी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, रांची के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने और इसके संरक्षण के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को 3 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर रांची, ऑप्शन बी देवड़ी मंदिर रांची, ऑप्शन सी पहाड़ी मंदिर रांची अथवा ऑप्शन डी ब्रह्म मंदिर रांची।
दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रह्म मंदिर रांची के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग से कहा है कि 3 माह में यह निर्णय दे कि यह इसे घोषित किया जा सकता है या नहीं, यानी राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा सकता है ब्रह्म मंदिर को या नहीं। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानते हैं दोस्तों। रांची में स्थित है टैगोर हिल और यहीं पर स्थित है ब्रह्म मंदिर, जिसे राष्ट्रीय धरोहर यानी नेशनल हेरिटेज घोषित करने और इसके संरक्षण के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को 3 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका दायर की गई थी प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी के द्वारा, जिसके तहत फैसला सुनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया और चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि टैगोर हिल रांची का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है, इसलिए सरकार का यह दायित्व है कि वो इसे संरक्षित और सुव्यवस्थित भी कर रखे। आइए अब जानते हैं इस ब्रह्म मंदिर के बारे में, यानी टैगोर हिल के बारे में। टैगोर हिल जैसा कि आपको पता है रांची में स्थित है और यहाँ पे ब्रह्म मंदिर है जो 113 वर्ष पुराना है, यानी इसे बनाया गया था 1910 में, जिसे प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने बनवाया था, जो कि एक चित्रकार थे और राइटर भी थे और साहित्यकार भी थे। रांची में स्थित टैगोर हिल जो लगभग 300 फीट ऊंचा है, इसे मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है और पहाड़ी का इतिहास रहा है कि यह टैगोर परिवार से जुड़ा रहा है। यही कारण है इसे मोराबादी हिल को टैगोर हिल के नाम से भी जाना जाता है। और इस पहाड़ी के ठीक नीचे एक रामकृष्ण मिशन का कार्यालय भी है, जिसमें दिव्य ज्ञान सेंटर भी स्थापित किया गया है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्लीन एयर सर्वे 2023 में झारखंड के किस शहर को पहला स्थान हासिल हुआ है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी जमशेदपुर अथवा ऑप्शन डी देवघर। दोस्तों इसमें पहला स्थान हासिल हुआ है क्लीन एयर सर्वे 2023 में धनबाद को। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 यानी क्लीन एयर सर्वे 2023 में झारखंड में पहला स्थान झारखंड को हासिल हुआ है और पूरे देश भर की बात करें तो देश भर में धनबाद को 19वां स्थान हासिल हुआ है। और झारखंड में पहला और देश भर में 19वां स्थान हासिल करने के लिए झारखंड सरकार ने धनबाद को सम्मानित किया है, यानी धनबाद के नगर आयुक्त को सम्मानित किया गया है। इसके लिए देश के शीर्ष 30 स्वच्छ शहरों में झारखंड में सिर्फ धनबाद को ही जगह मिल सकी है। इसका अर्थ यह है कि धनबाद की हवा बेंगलुरु, पटना और पुणे से भी ज़्यादा साफ़ है। और इस सूची में रांची को 38वां स्थान मिला है और जमशेदपुर को 42वां स्थान। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में धनबाद ने 200 अंकों में 164.1 अंक हासिल करके इस उपलब्धि को हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए बरकत अली, ऑप्शन बी सोगरा बीबी, ऑप्शन सी हफीजुल हसन अंसारी अथवा ऑप्शन डी हिदायतुल्ला खां। दोस्तों झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया गया है और इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं हिदायतुल्ला खां, अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिदायतुल्ला खां। जमशेदपुर के रहने वाले हैं हिदायतुल्ला खां, जिन्हें झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग यानी झारखंड स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। और कांग्रेस नेता शमशेर आलम और ज्योति सिंह मथारू को इसका यानी अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों को सदस्य भी बनाया गया है और ये सदस्य हैं मोसलेउद्दीन तौसीफ, सुशील मरांडी, वारिस कुरैशी, सफ़ार अंसारी, बरकत अली, इकरारुल हसन, सबिता टुडू, सोगरा बीबी। इन सभी को अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि हिदायतुल्ला खां, जिसे चेयरमैन बनाया गया है अल्पसंख्यक आयोग का, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं।
आइए थोड़ा जान लेते हैं राज्य अल्पसंख्यक आयोग यानी झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। इसकी स्थापना दोस्तों 2001 में की गई थी और आयोग की स्थापना बिहार राज्य अल्पसंख्यक कमीशन एक्ट 1991 के तहत 2001 में की गई थी। वर्तमान में झारखंड में कुल 6 समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध और जैन है। इन 6 समुदाय को झारखंड में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा 2 भाषाओं को भी अल्पसंख्यक भाषा माना गया है झारखंड में, और ये 2 भाषा हैं बांग्ला और उड़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू नामक फिल्म में धनबाद के संजय भारद्वाज विलेन के रोल में नजर आने जा रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य किरदार कौन है? ऑप्शन ए बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन, ऑप्शन बी बॉलीवुड अभिनेता कपिल शर्मा, ऑप्शन सी बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन, अथवा ऑप्शन डी बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार। दोस्तों ये जो फिल्म बनाया जा रहा है इसमें धनबाद के कलाकार तो है ही संजय भारद्वाज जो मुख्य विलेन के रूप में नजर आएंगे। इसके जो मुख्य अभिनेता होंगे इस फिल्म के वह हैं बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार, अतः ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू नामक फिल्म में धनबाद के रहने वाले संजय भारद्वाज विलेन के रोल में नजर आएंगे इस फिल्म में, और इस फिल्म को बहुत जल्द यानी 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के रूप में जसवंत सिंह गिल की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं संजय भारद्वाज एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर LB उपाध्याय का किरदार निभा रहे होंगे। आपको बता दें कि यह फिल्म का नाम मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू है, जिसके निर्देशक हैं टीनू सुरेश देसाई, और इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वह मेन लीड में है अक्षय कुमार, जबकि मेन विलेन के रूप में यानी संजय भारद्वाज नजर आने वाले हैं इस फिल्म में। आइए इन दोनों के बारे में आपको बताते हैं कि जिन पे ये फिल्म बन रहा है, यानी जसवंत सिंह गिल और ये संजय भारद्वाज के बायोग्राफी में भी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि ये दोनों हैं कौन। जसवंत सिंह के बारे में जान लेते हैं, यानी जसवंत सिंह गिल। जसवंत सिंह गिल IIT ISM धनबाद के 1965 बैच के छात्र रहे हैं, और अब IIT ISM ने जसवंत सिंह गिल के नाम से इंडस्ट्रियल सेफ्टी अवार्ड देने की घोषणा भी कर चुका है, यानी की जा चुकी है। संजय सिंह गिल को भारत सरकार ने 1991 में सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक यानी बेस्ट लाइफ सेविंग मेडल से सम्मानित किया था। यह सम्मान इसलिए दिया गया था कि गिल ने 1989 में रानीगंज के महावीर क्वायलरी में 64 लोगों को जान बचाने में उन्होंने सफलता पाई थी, जिस कारण उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से 1991 में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। यही थे जसवंत सिंह गिल, जिनके नाम पर यह फिल्म बनाई जा रही है, जिनका 2019 में जसवंत सिंह गिल का अमृतसर में निधन भी हो गया। संजय भारद्वाज की बात करें तो संजय भारद्वाज धनबाद के रहने वाले हैं और बॉलीवुड तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। पिछले 35 वर्षों में स्टेज शो से लेकर थिएटर तक, नुक्कड़ नाटक तक वो लगातार करते रहे हैं। भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता, सह अभिनेता, नाट्य लेखन के लिए कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इसके तहत पहला प्रश्न है, 26 मार्च 2023 को रांची के किस कंपनी द्वारा फुल मैराथन का आयोजन किया गया था? इसका उत्तर है CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। 26 मार्च 2023 को फुल मैराथन, हाफ मैराथन, इन सभी का आयोजन किया गया था CCL के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शिक्षक दिवस के समारोह में कुलपति ओंकार नाथ सिंह के द्वारा किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया? दोस्तों 5 सितंबर 2023 को एक पुस्तक का लोकार्पण किया गया है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति ओंकार नाथ सिंह के द्वारा, और यह पुस्तक का नाम है किसानों की पंचायत नामा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कितने स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी? झारखंड के 3 स्थानों पर टेक्नोलॉजी पार्क यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित की जाएगी, और ये जो 3 शहर हैं ये हैं बोकारो, जमशेदपुर और धनबाद।
अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाना इसका उद्देश्य है और झारखंड में ऑलरेडी पहले से एक स्थापित किया जा चुका है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि नामकुम रांची में है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन तीरंदाज हरियाणा के सोनीपत में आयोजित नेशनल रैंकिंग आर्चरी में गोल्ड मेडल हासिल कर रिकर्व में नंबर 1 तीरंदाज बन गई है? इसका उत्तर है दीप्ति कुमारी, जो प्रसिद्ध तीरंदाज है, जो रिकर्व के मामले में देश में नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन है? तो यह है महुआ माझी, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार है और झारखंड की पहली राज्यसभा सदस्य है जो महिला है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से यह संबंध रखती है और पूर्व में यह महिला आयोग की झारखंड की अध्यक्ष भी रह चुकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संथाल परगना का सुप्रसिद्ध राजकीय जनजातीय हिजला मेला 24 फरवरी 2023 से 3 मार्च 2023 के बीच किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? यानी दोस्तों यह आयोजित किया गया। इसका उत्तर है दुमका। जैसा कि आपको पता है, प्रति वर्ष यानी बसंत के समय में यानी फरवरी मार्च के दौरान दुमका में इसका आयोजन किया जाता है, यानी जनजातीय हिजला मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि मयूराक्षी नदी के किनारे स्थित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार क्रमशः 2020 और 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है जगदीश बड़ाइक और विनोद कुमार रसलीन को। जगदीश बड़ाइक को 2020 के लिए और 2020 के लिए और विनोद कुमार रसलीन को 2021 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रागी उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा है? इसका उत्तर है गुमला जिला। यहाँ पे कुल उत्पादन हुआ है 4500 मीट्रिक टन रागी का उत्पादन किया गया है गुमला में, इसलिए रागी उत्पादन में गुमला जिला इस वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। झारखंड की पहली मॉडर्न टाउनशिप कौन होगी? दोस्तों इसका उत्तर है रांची। रांची झारखंड का पहला मॉडर्न टाउनशिप होगा, यानी स्मार्ट सिटी कहलाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार हेतु सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य 2022-23 से 26-27 के लिए निर्धारित किया गया है? इसका उत्तर है 4000 मेगावाट। झारखंड की जो नई ऊर्जा नीति 2022 में लागू की गई है, उसके तहत 2022-23 से 26-27 के बीच झारखंड सरकार द्वारा 4000 मेगावाट बिजली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उत्पादन का। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है अभ्यास प्रश्न की और देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, किस भाषा के लेखक को 11 मार्च 2023 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नागपुरी, ऑप्शन बी गोरखा, ऑप्शन सी संथाली अथवा ऑप्शन डी पंचपरगनिया। इसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके उत्तर को जानेंगे व्याख्या के साथ। आइए अब स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो झारखंड से रिलेटेड है। प्रश्न है दोस्तों, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? 1764, 1765, 1772 या 1773? दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र का जो छोटा नागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था 1765 ईस्वी में। इसके बारे में आइए डिटेल में जानते हैं। 1765 को 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी थी। दीवानी का अर्थ है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने यह अधिकार दे दिया था कि इस क्षेत्रों से ये अब टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। दीवानी सौंपने का अधिकार का अर्थ यही है कि अंग्रेज सरकार अब इन क्षेत्रों से टैक्स का कलेक्शन कर सकती थी। तब जाकर छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था, यानी 1765 में। उसके बाद इतना आसान नहीं था अंग्रेज़ों के लिए यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था कायम करना और यहाँ से टैक्स वसूलना, और आने वाले लंबे समय तक अंग्रेजी शासन यहाँ अपनी कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था कायम नहीं कर सकी थी, क्योंकि यहाँ लोकल जो लोग थे, जो जनजातीय लोग थे, वो लगातार विरोध कर रहे थे शोषण के खिलाफ। उसके बाद 18वीं सदी के अंत तक इस क्षेत्र में राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था लागू करने में अंग्रेजों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। चलिए दोस्तों, अब वन लाइनर्स के फॉर्म में देख लेते हैं झारखंड के स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को। और पहला प्रश्न है,
देवघर का वैद्यनाथ मंदिर भारत के कितने शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है? इसका उत्तर है 51। देश के कुल 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है देवघर का वैद्यनाथ मंदिर। इसके अलावा आपको बता दें कि 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में भी एक ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ का मंदिर। यानी देवघर का वैद्यनाथ मंदिर जो है भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और साथ ही भारत के 12 में से एक शिव ज्योतिर्लिंग में 12 में से एक शिव ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, यानी किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, झारखंड का कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई सारे ऐसे एरिया हैं जिनका नया नाम बदल गया है। पहले छोटा नागपुर का क्षेत्र हो या फिर झारखंड का क्षेत्र हो, अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा है। वही संथाल परगना की अगर बात करें तो संथाल परगना को पहले नरीखंड के नाम से पुकारा जाता था। नरीखंड के बाद इसे कांकजोल के नाम से भी जाना जाने लगा और अब संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। और यह क्षेत्र संथाल परगना क्षेत्र वर्तमान में झारखंड राज्य का एक प्रमंडल भी है। अगला प्रश्न है, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? जैसा कि दोस्तों संथाल परगना का पुराना नाम कुछ और था, वैसे ही झारखंड और भारत में जो अलग अलग विदेशी यात्री आए उन्होंने अपने पुस्तकों में या अपने लेखनी के द्वारा अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों को पुकारा है। तो फाहियान की बात करें तो वो झारखंड के क्षेत्र को कुक्कुट लाट के नाम से पुकारा है अपने पुस्तक में या अपना जो दस्तावेज है उसमें। और अगर फाहियान की बात करें तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में यात्रा कर रहा था। इसके अलावा और एक बता दें कि फेनसांग भी एक चीनी यात्रा था जो हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। उसने भी झारखंड के इस क्षेत्र को एक नाम दिया था जिसे किलोना सुफालाना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति को लौहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? इसका उत्तर है असुर और पीरजिया। आपको बता दें कि झारखंड की 32 जनजातियाँ हैं जिसमें असुर और पीरजिया भी है और ये जो 2 जनजातियाँ हैं ये आदिम जनजातियाँ हैं। 8 आदिम जनजातियों में ये असुर और पीरजिया शामिल है और इन्हें ही लौहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। इसके अलावा असुर जो जनजाति है, आदिम जनजाति, उन्हें तो कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खरकई नदी किस नदी में गिरती है? आपको बता दें कि खरकई नदी झारखंड का एक नदी है जो स्वर्णरेखा नदी में मिलती है जमशेदपुर में। और यह खरकई नदी जो है वह इसका उद्गम की अगर बात करें तो उद्गम उड़ीसा के मयूरभंज जिला से होता है और कुछ दूरी तक यह झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर भी बनाता है। उसके बाद झारखंड में प्रवेश करता है और आदित्यपुर होते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वर्णरेखा नदी में ये गिर जाता है और स्वर्णरेखा नदी का एक प्रमुख सहायक नदी है खरकई नदी। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा आपके लिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।